हेलो एवरीवन, माय नेम है शिवानी एंड वेलकम टू अनंत करंट अफेयर्स। आज 29 ऑफ दिसंबर को हम करंट अफेयर्स, जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, उसका डिस्कशन करेंगे। सोर्स रहेगा ईटी एंड टाइम्स ऑफ इंडिया फिर से। और जो लोग नए इस चैनल पे पहली बार आए हैं उनके लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन। तो शुरू करते हैं पहले आर्टिकल से। आज हम जो आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं उसमें नई चीज ये है कि हम ये समझेंगे कि वो कौन कौन से टर्म्स हैं जो रियली में हम लोग को समझना कभी कभी मुश्किल होता है, और एक हम रैंडमली प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि आपको रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पेपर पढ़ने के लिए पेपर पढ़ लेते हैं और उसमें क्या इंपॉर्टेंट है उसको मिस कर जाते हैं। तो उसको दिमाग में रखते हुए हम आज न्यूज को समझेंगे। साथ ही साथ कुछ आर्टिकल्स में जो टर्म्स होते हैं, चाहे वो इकोनॉमिकल हो चाहे वो नॉन इकोनॉमिकल टर्म्स हो, उनको भी लेते हुए चलेंगे और उनको कैसे एड्रेस करना है वो भी समझेंगे साथ के साथ। ठीक है। तो आर्टिकल कहता है फिस्कल डिसिप्लिन में गाइड इंटरिम बजट। अब जब इंटरिम बजट की बात हो रही है तो समझना जरूरी है कि हमारा बजट इस साल का, मतलब जो आने वाला 2024 में की बात हो रही है, उसमें मार्च में हमारा बजट जो प्रेजेंट होगा, उसके पहले एक इंटरिम बजट भी क्रिएट किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। उस इंटरिम बजट की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है। तो जब जो बच्चे बिल्कुल फ्रेश हैं, जिनको कुछ नहीं आइडिया है, उनके लिए ये रेफरेंस है। और जिनको ऑलरेडी पता है वो जानते हैं कि इंटरिम बजट होता है, फिर एक फाइनल बजट पास होता है और डिस्कशन इंटरिम बजट के बाद ही इंटरिम पे होता है। उसके बाद फाइनल एक बजट पास होता है आफ्टर डिस्कशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा। एज पर द डिस्कशन जो आउटकम निकलता है, उसके बाद एक फाइनल बजट पास होता है। तो फिजिकल डिसिप्लिन क्या, यहाँ पे दूसरा टर्म हम देख रहे हैं विच इज फिजिकल डिसिप्लिन। ठीक है। तो ये आर्टिकल, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये आर्टिकल हमारे इकोनॉमिक्स में, इंडियन इकोनॉमी का जो जो टॉपिक होता है आईएएस में, सॉरी माय मिस्टेक, जीएस3 का पूरा पेपर है, जिसमें इंडियन इकोनॉमी का काफी बड़ा रोल, क्वेश्चंस और रोल रहता है पूछने के लिए। तो उसमें पूछा जाता है कि फिजिकल, उसमें सवाल ऐसे बनते हैं, फिजिकल डिसिप्लिन क्या होता है, बजट क्या होता है, और पूरे पूरे क्वेश्चंस फ्रेम आउट होते हैं मेंस में। बट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का जहां स्कोप है जिन पेपर्स में, उसमें पूछा जा सकता है कि फिजिकल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, इस तरह के सवाल आते हैं। तो जब भी फिजिकल की बात होती है, जो एक साल होता है मार्च से लेकर अप्रैल तक का, उस साल के ड्यूरेशन को, फिजिकल का मतलब वो मनी से जुड़ा हुआ, जो भी चीज पैसे से जुड़ी हुई होगी एक देश के रेफरेंस को लेके, इंडिया के रेफरेंस को लेकर के, उसको हम फिजिकल डेफिसिट या फिर फिजिकल ईयर बोलते हैं उसको। उसका कैलकुलेशन दिमाग में रख के एक बजट प्रिपेयर किया जाता है। तो आर्टिकल कहता है कि फिजिकल डिसिप्लिन में गाइड इंटरिम बजट, जो इस वक्त की हालत है, फिजिकल कोर्स करेक्शन जो बोला जा रहा है, इस वक्त की जो बाहर की, देश के बाहर की हालत और अंदर की हालत को दिमाग में रखते हुए, हमारे डेफिसिट और एक्सपेंडिचर को दिमाग में रखते हुए इंटरिम बजट की गाइडलाइंस प्रिपेयर की जा सकती है, ये आर्टिकल कहता है। Post COVID-19, the fiscal consolidation roadmap proposed by the government estimates the fiscal deficit at 4.5% of GDP. अभी 2 दिन पहले हम लोग कैट पढ़ रहे थे कि करंट अकाउंट डेफिसिट में 1% की गिरावट आई है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है, तो उसका मतलब हमारे पास एक और टर्म आ गई कि भाई फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, ये भी हमको समझना चाहिए। तो सब बच्चे ये टर्म लिख सकते हैं कि आपने करंट अकाउंट डेफिसिट समझा था, अब आपको एक टर्म और समझनी है विच इज फिजिकल डेफिसिट, क्या चीज होती है। और आर्टिकल कहता है कि इसके ग्राउंड पर हम इंटरिम बजट और आने वाले साल का जो बजट है उसको फोकास्ट कर सकते हैं, उसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था आर्टिकल, और आर्टिकल के बीच के अंदर क्या समझना है आपको, कौन से नोट सर्च करने हैं, क्या करने हैं, ये भी आपको पता चल जाता है इस आर्टिकल के माध्यम से। तो आपको करंट अकाउंट डेफिसिट पता होना चाहिए, आपको फिजिकल डेफिसिट पता होना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि बजट के कितने प्रकार होते हैं, क्या बजट ही अपने आप में एक टर्म है या फिर इंटरिम बजट भी एक टर्म होता है, इसको पढ़ना जरूरी है। तो ये जिस जिस नोटबुक को या फिर नोट्स को, कोचिंग को आप रेफर करते हैं, उनसे आप हेल्प इसके ऊपर ले सकते हैं। इफ यू वांट माय हेल्प कि मैं इनके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। Okay. Now, FIU puts 9 crypto exchanges on notice for PMLA violations. तो ध्यान दीजिएगा, PMLA एक बहुत ही important एक्ट है, जिसका फुल फॉर्म है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े हुए, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे क्रिप्टो एक्सचेंजेस हो, चाहे वो
नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस उठते हैं वो इस एक्ट के अंदर आते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि FIU मतलब इंडिया फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने ये बताया है कि 9 क्रिप्टो एक्सचेंजेस को नोटिस भेजा है कि वो PMLA का वायलेशन कर रहे हैं। वैसे भी क्रिप्टो में फ्रॉड होना, क्रिप्टो की जो करेंसीज होती हैं उनको यूज करते हुए फ्रॉड करना कुछ हद तक पकड़ा गया है और उसको सर्विलेंस भी किया गया है। तो उसको दिमाग में रखते हुए इंडियन इंडियन फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने इस बात को बताया है कि 9 क्रिप्टोज को उन्होंने नोटिस दिया है वायलेशन के चलते। तो पढ़ना क्या है कि PMLA क्या चीज है जनाब, ठीक है, इसका एक्ट का फुल फॉर्म के साथ साथ इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको देखने हैं ताकि आप इसको नोट्स बना सकें। उसके साथ ही साथ आपको ये एक जो टर्म यहाँ यूज हुई है, इंडियाज फाइनेंशियल, सॉरी इसको देखते हैं, FIU-IND। अब जैसे सिर्फ एक ये टर्म, मैं IAS की बात कर रही हूँ यहाँ पे इस पॉइंट पे, जहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं आपके प्री में, और या फिर अगर आप PSC की बात करें, SSC की बात करें, बैंक की बात करें, जहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का स्कोप ज्यादा रहता है प्री लेवल पे, जहाँ पे स्टेज 1 स्टेज 2 के पेपर्स होते हैं। तो वहां पे FIU इंडिया को सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट में, पूछे कि ये जो यूनिट है वो किस डिपार्टमेंट की यूनिट है, किसको रेफर करती है, किसको रिपोर्ट करती है। और IAS में इस तरह के सवाल बने हैं जहां पर सिर्फ टर्म देके पूछते हैं कि ये किसके अंदर आता है, किसको रिपोर्ट करता है, किस वायलेशन को ट्रैक करता है। तो इस तरह के सवालों को आप अगर आर्टिकल पढ़ते हैं, न्यूज पढ़ते हैं, तो आपको आइडिया रहेगा। एक और टर्म यहाँ पर आई है AML-CFT, विच इज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म फ्रेमवर्क अंडर द प्रोविजन ऑफ PMLA। ऐसे पूछ सकते हैं कि ये फ्रेमवर्क किसके अंदर आता है, कि अगर आपको सिर्फ ये बोला जाए क्वेश्चन में, आपने कभी पेपर उठा के नहीं देखा कि AML-CFT ये किसके अंदर आता है, या ये फ्रेमवर्क किसके अंदर आता है, तो आपको पता होना चाहिए PMLA के अंदर। उसी तरीके से FIU-IND जो हमारी यूनिट है उसने इशू किए हैं नोटिस PMLA वायलेशन के, तो ये भी उसके परस्पेक्टिव, उसके टेंजेंट में आता है। तो ये आपको पता होना चाहिए आर्टिकल की हेल्प से। Now, Indian banks strong enough to face adverse macro and credit stress. Macro आपको याद आना चाहिए कि माइक्रो और मैक्रो दो तरह के टर्म्स होते हैं। जब भी आप इकोनॉमी शुरू करते हो दो टर्म समझाए जाते हैं, माइक्रो और मैक्रो। तो ये आर्टिकल कहता है कि इंडिया के जो बैंक है वो स्ट्रांग है, इस बात को समझते हुए स्ट्रांग इनफ है कि वो मैक्रो एडवर्सिटीज को भी फेस करते हुए स्ट्रेस ना ले। ये RBI कह रहा है। क्यों कह रहा है? बिकॉज हमारे पास जो NPAs है, कंपैरिजन दिया हुआ है 3 सालों का। अगर आप देखिए मार्च 17, मार्च 23 और सितंबर 23, तो ये 17 से कंपेयर कर रहे हैं, मार्च 17 से। इसलिए क्या कंपेयर कर रहे हैं? बिकॉज आप ये देखें कि कुछ कुछ ईयर स्टैंडर्ड ईयर्स होते हैं जिनको दिमाग में रखते हुए RBI अपने कंपैरिजन वाली रिपोर्ट बनाता है। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है कि इंडियन बैंक्स आर स्ट्रॉन्ग टू विथस्टैंड adverse macroeconomic and credit stress without compromising on the regulator mandated capital position। तो हमने कुछ दिन पहले समझा था कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एक चीज होती है, उसको मेंटेन करते हुए बैंक्स हमारी काफी स्ट्रॉन्ग हैं, जहां पे उनको NPA में गिरावट देखी गई है। तो अब यहाँ देखिए, मार्च 23 में 3.9 और सितंबर में दिखा रहा है 3.2, तो गिरावट तो दिख रही है हमको यहाँ पर। साथ ही साथ मार्च में वो 9.6 था, तो ग्रॉस NPA हमारा गिरता हुआ दिखता जा रहा है। उसके साथ ही साथ हमारा जो यही जो CAR मैं बोल रही हूँ वही चीज है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CRAR, वो भी हमारा 13.7 से 17.3 बढ़ा, उसके बाद गिर रहा है, थोड़ा बहुत स्लाइटली गिरावट है पर है। उसके साथ ऐसे कई सारे जो कंपैरेटिव एनालिसिस होती है, इसको दिमाग में रखते हुए RBI कह रहा है कि हमारे जो बैंक्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग है मैक्रो एडवर्सिटीज को ध्यान में रखते हुए भी। तो सवाल बनता है कि ये कहाँ से इंफॉर्मेशन आई? तो इंफॉर्मेशन आई है RBI फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये सवाल पूछा गया है कि फाइनेंशियल FSR बोलते हैं इसको। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? तो RBI रिलीज करता है। इसके साथ इसमें क्या होता है, इसमें इंडिकेटर्स होते हैं इकोनॉमी को देखने के लिए, उनकी सिचुएशन को देखने के लिए,
और अब हमारा जो एनपीए है वो रिड्यूसिंग ट्रेंड पे है, गिरावट आई है। सीआरएआर में थोड़ी सी गिरावट है लेकिन है। फिर भी बैंक आरबीआई कह रहा है कि वी आर स्ट्रांग इनफ, और आरबीआई की ये 28वीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है जो बाहर निकल करके आई है। आप चाहे तो आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर के इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं, ऑल्दो काफी टेक्निकल होती है, पर कुछ टर्म्स को आप ले सकते हैं अपनी प्रिपरेशन में ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके बाद टू बिग टू फेल, ये सेम कंटिन्यूएशन में एक आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का, पिछला वाला ईटी का था, ये वाला टाइम्स ऑफ इंडिया का है। अब आप फर्क देखिए, यहाँ पर जैसे ही आप आर्टिकल पे जाते हैं उसके साथ जब आप एक मिनट इसको थोड़ा सा हम लोग इलाज कर लेते हैं। हाँ, अब मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ जिसमें इनफ क्वेश्चन इवन इन सीवियर स्ट्रेस। अब आप यहाँ पे देखिए, इन्होंने पीएसयू बैंक्स, प्राइवेट, फॉरेन और ओवरऑल एक कंपैरिजन लिया है जिसमें स्ट्रेस टेस्ट किया गया कि एक्चुअली जीएनपी रेशियोज, नेट प्रॉफिट रेशियोज क्या है पीएसयू बैंक्स के, प्राइवेट बैंक्स के, फॉरेन बैंक्स के और ओवरऑल। तो अगर आप ओवरऑल को दिमाग से हटा दें तो पीएसयू बैंक में आप देखिए कि एक्चुअल प्रॉफिट 4.4 है, प्राइवेट प्रॉफिट 2.1 है और फॉरेन का 1.6 है। जबकि अगर आप कंपेयर करें तो बेस लाइन भी आप देखिए, बेस लाइन कहता है कि 4.1 होना चाहिए पीएसयू का, तो ये 4.4 है, 2 होना चाहिए तो ये 2.1 है, फॉरेन में 1.4 है तो 1.6 है। तो मतलब ओवरऑल स्ट्रेस जो है बैंक्स पे उसके लिए कुशन है, मतलब मार्जिन रहता है। उसके बाद आप देखिए कि ग्रे एरिया मीडियम स्ट्रेस है और सीवियर स्ट्रेस है। पीएसयूज में आप स्ट्रेस देखिए 5.1 का स्ट्रेस है और जो मीडियम स्ट्रेस है 4.5 का है, जबकि प्राइवेट बैंक्स में 2.6 का स्ट्रेस है और 3.6 का स्ट्रेस है प्राइवेट बैंक्स पे। फॉरेन में 1.5 और 1.8। ओवरऑल में अगर आप देखें तो हमारे पास क्वेश्चन तो है एक्चुअल प्रॉफिट्स का, लेकिन स्ट्रेस हमारा इंक्रीजिंग ट्रेंड में हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो स्टडी आप देख रहे हो, पिक्चर जो आपके सामने विजुअलाइजेशन है, इससे आपको एक क्लियर होता है कि अगर आप आर्टिकल ना भी पढ़ो तो आप एक गेज कर सकते हो कि एक्चुअली क्या चल रहा है बैंक्स में और आरबीआई क्या कहने चाह रहा है। उसके बाद एनपीए प्रॉफिट, हमने एनपीए या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को कल समझा था, आप कल का वीडियो देख सकते हो कि एनपीए क्या है और किस हद तक बैंक उनको कंसिडर करते हैं। और इसमें लिखा भी हुआ है कि हमारा एनपीए 3.1% से के मार्जिन पे इम्प्रूव किया है, बेटर नहीं है, इम्प्रूवमेंट है। ओके, तो करंट अकाउंट डेफिसिट, उसके बाद फिस्कल डेफिसिट, उसके बाद नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, उसके बाद सीआर, एआर और डेफिनेटली हमारा डीवी, जो हम डीवी का मतलब डेटा विजुअलाइजेशन यहाँ देख रहे हैं कि हमारी क्वेश्चन है, लेकिन लेकिन आरबीआई कह रहा है कि हम उसको बेटर तरीके से शायद हैंडल कर सकते हैं। ऑलराइट, ये आर्टिकल है, ये आर्टिकल ही पिक्टोरल प्रेजेंटेशन है। ये बताता है कि वियतनाम हालोंग बे एक नाम है वियतनाम में, वियतनाम के पास, वियतनाम का हालोंग बे, उसका नाम है हालोंग बे, लूजिंग इट्स ह्यू, जो ह्यू होती है, जो डस्ट होती है, जो जमा होती है, वो खो रहा है। तो वियतनाम हालोंग बे इज लूजिंग इट्स फेमस टर्क्वाइज ह्यू एज पोल्यूशन एंड ओवर डेवलपमेंट थ्रेटन्स इट्स वाइल्ड लाइफ एंड पिक्चर परफेक्ट इमेज. The UNESCO site is one of Vietnam's most popular tourist destinations, with more than 7 million people visiting this blue-green waters and rainforest-topped limestone island last year. तो ध्यान दीजिएगा कि ये ऑलरेडी यूनेस्को साइट है और इस पे टूरिस्ट भी बहुत लोग जाते हैं, तो उसकी जो जो एक ह्यू है, जो वहां पे डस्ट, जो नीचे गाद इकट्ठी होती है पोल्यूशन के चलते, वो खत्म हो रही है। ये जो क्वेश्चन है ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, साथ ही साथ जीएस का क्वेश्चन है कि भैया वियतनाम, ये हालोंग बे कहाँ पर है, तो वियतनाम में है। उसके साथ ही साथ एक आपके लिए एक एनवायरनमेंट का क्वेश्चन ये बनता है आईएएस के लेवल पे कि ये गाद क्यों कम हो रही, मिट्टी क्यों कम हो रही है और इसका नेगेटिव या डाइवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है पर्यावरण पे, एनवायरनमेंट पे। उसके लिए एक मेंस का क्वेश्चन आपका 1 पे, या मेंस का क्वेश्चन जिनका एनवायरनमेंट डोमेन है, सब्जेक्ट रहता है जो एक सब्जेक्टिव पेपर होता है, सॉरी एक सब्जेक्ट नहीं, मेंस में जो मेन पेपर होता है, अब तो एक ही हो गया है ऑप्शन है, तो उसमें एक सवाल बन सकता है और सवाल ऐसे पूछे भी गए हैं। उसके बाद आता है सेंटर चार्ट्स प्लान टू पेंट 800 के डीजल बसेस ग्रीन।
तो ये जो आर्टिकल है आपके लिए, आपको समझाने का तरीका है कि जब भी आप आर्टिकल देखो तो कभी भी डायरेक्टली इन नंबर्स पे जाने की जरूरत नहीं है कि भाई मुझे नंबर रटने हैं, नहीं जी, इसको रटना है, नहीं रटना है। आपको सिर्फ उनमें से आपको टर्म्स उठाने हैं कि मुझे क्या चीज समझनी है। पहली टर्म मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे जो आपको समझनी चाहिए, वो है एमिशन। एमिशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, ईवी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल। एमिशन का मतलब होता है उत्सर्जन। ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो जिसकी डिमांड बढ़ने वाली है और इंडिया उस पर काफी अच्छा कर रहा है। उसके बाद फेम इंसेंटिव प्रोग्राम, ये कौन सा प्रोग्राम है? आप ईटी में अधिकतर देखते हैं इस तरह के प्रोग्राम के ऊपर काफी आर्टिकल्स आते हैं। तो ये क्या प्रोग्राम है, इसके बारे में डिस्कस कई बार कर चुकी हूँ डिटेल में। बीच में से फ्रॉड भी हुआ था, गवर्नमेंट को ट्रैक किया। लेकिन फेम इंसेंटिव प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार का एक बहुत बड़ी पहल है। उसके चलते वो उनको सब्सिडी और कहना चाहिए सपोर्ट देती है उन कंपनीज को जो ईवी से जुड़े हुए या ईवी के इक्विपमेंट्स को जोड़ करके व्हीकल्स बना रहे हैं, ताकि हमारे पर्यावरण में जो एमिशन का खतरा है, जो उत्सर्जन बढ़ रहा है कार्बन का, उसको कम किया जा सके। तो इसलिए इस फेम इंसेंटिव को आप जाके गूगल पे या फिर अपने जहां नोट्स बनाते हैं उसे पढ़ के पॉइंटर्स ले सकते हैं। ये पूछा गया है, पूछा जाता रहेगा जब तक ये भारत सरकार की टॉप प्रायोरिटीज में रहेगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डेली न्यूज एनालिसिस जो हमने ईटी और टीओआई पे किया। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इफ यस, सो गिव मी अ बिग थम्स अप, कमेंट मी बैक इफ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दैट। और कुछ ऐसा जो आप ऐड ऑन करना चाहते हो, आपको लगता है मिसिंग है, वो भी आप लिख सकते हो, मैं उसको ऐड करूंगी। तब तक तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।